सबसे पहले हम बात करेंगे इनके भौतिक गुण की। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इनके भौतिक गुण की तरफ। तो देखिए कार्बन 1 से कार्बन 9, ठीक है, यानी C1 से C9, इसका मतलब है कार्बन 1 से लेके कार्बन 9 तक के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं। तो देखिए बच्चों कहने का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 9 तक के जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, अरुचिकर गंध युक्त रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कार्बन 10 तथा इसके आगे के सदस्य सामान्य ताप पर अल्प वाष्पशील, गंधहीन तथा मोम के समान ठोस होते हैं। और देखिए कार्बन 10 तथा इसके आगे के जो सदस्य होते हैं वो सामान्य ताप पर अल्प वाष्पशील होते हैं, गंधहीन होते हैं और मोम के समान ठोस होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के ठोस सदस्य जल से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। आगे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले एल्डिहाइडो, कीटोनों तथा अल्कोहलों से उच्च होते हैं। देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्वथनांक होते हैं वो समतुल्य अणुभार वाले एल्डिहाइडो, कीटोनों और अल्कोहलों से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि देखिए कारण देखिए, क्योंकि इनमें प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों इसका कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या पाया जाता है, प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जिसके कारण इनके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं, इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो अणु होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। आगे देखिए ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते। और देखिए बच्चों जो ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होते हैं ना, ये वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखिए अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प प्रावस्था एवं एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितय या इसे बोल सकते हैं हम द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो वाष्प प्रावस्था में या एप्रोटिक विलायकों में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आबंधित द्वितय या द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डाइमर के रूप में उपस्थित होते हैं। और देखिए इसे समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे द्वितय या द्विलक का निर्माण होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु है। देखिए तो ध्यान दीजिए ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है भाई, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही RC डबल बॉन्ड OOH, तो ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और देखिए बच्चों इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो समझिए कैसे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस ऑक्सीजन और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस हाइड्रोजन के बीच में जो डैश डैश करके आपको दिखाया गया है ये है हाइड्रोजन बंध। क्या है ये, हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके इस हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस ऑक्सीजन के बीच में भी ये क्या दर्शाया गया है, आपको हाइड्रोजन बंध दर्शाया गया है। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, देखिए ये और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इसी कारण से ये किसका निर्माण होता है, एक द्वितय या द्विलक का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे डाइमर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अब देखिए कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के अम्ल जल में विलय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है विलयता घटती जाती है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन 1 से लेके जो 4 तक के सदस्य होते हैं या जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की इनमें संख्या बढ़ती जाती है विलयता घटती जाती है। देखिए कारण देखिए क्यों होता है ऐसा, इसका कारण है कि प्रारंभिक सदस्य जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। देखिए इसका कारण क्या है कि जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, लेकिन
कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ इनकी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। और देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या इनमें बढ़ती जाती है तो जल के साथ इनकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो इनमें अध्रुवीय भाग होता है वो बढ़ता जाता है। भाई जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, अध्रुवीय भाग बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इनकी हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। और इसी कारण से जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती है या कार्बन का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे जल में इनकी विलेयता घटती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल व जल के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु है। देखिए बच्चों, ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु है, ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा अणु है, और ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का तीसरा अणु है। भाई ये तीन अणु है, और यहाँ पे आप समझिए कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो देखिए, R C डबल बॉन्ड OOH, देखिए मैं यहाँ पे इनको बंद कर रही हूँ इस तरीके से। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। देखिए R C डबल बॉन्ड OOH, और ये देखिए जो बच गया, ये तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, किस तरीके से जल के साथ हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ये हो गया जल, HOH, ये हो गया हमारा जल। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, भाई ये जो अम्ल है, इस अम्ल के ऑक्सीजन और जल के हाइड्रोजन के बीच में जो रेड रेड करके आपको ये डॉट डॉट दिखाया गया है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी जो ये बंध आपको दिखाया गया है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। और इसी तरीके से देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके हाइड्रोजन और जल के ऑक्सीजन के बीच में, इस जल के ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड दिखाया गया है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो देखिए इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल और जल के बीच में हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बेंजोइक अम्ल, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। देखिए बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, वो जल में क्या होता है, लगभग अविलेय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि कम ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और देखिए जो ध्यान दीजिएगा, भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो बेंजीन में, ईथर में, एल्कोहल में, यानी कहने का मतलब है कम ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए रासायनिक गुण। देखिए बच्चों, हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और अब हम लोग बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो देखिए समझिएगा, पहली अभिक्रिया देखिए, अभिक्रियाएं जिनमें OH यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। तो देखिए बच्चों, पहले प्रकार की अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंध का विदलन होता है। दूसरा देखिए, अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और OH, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और OH के बीच का जो ये बंध है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है, उसका विदलन होता है। ये दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तीसरा देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। और चौथा देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। और एक बार देखिए वापस समझ लीजिए इन अभिक्रियाओं को कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए पहली अभिक्रिया, देखिए पहली अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बंध विदलित होता है। ठीक है, तो ये होती है पहले प्रकार की अभिक्रियाएं, यानी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और OH के बीच का जो बंध है उसका विदलन होता है। यानी दूसरे प्रकार की हम वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और
OH या हम ये कह सकते हैं कार्बन या ऑक्सीजन के बीच का जो ये बंध है ये विदलित होता है। यानी पहले प्रकार की अभिक्रियाओं में तो ये बंध विदलित होगा, दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बंध विदलित होगा, ठीक है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया देखिए कार्बोक्सिलिक समूह संबंधित, यानी तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं होगी इस समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित अभिक्रियाएं। और चौथी अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के इस हाइड्रोकार्बनिक भाग में होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हम ये चारों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और मुख्य मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें आगे देखिए। तो देखिए बच्चों पहली अभिक्रिया देखिए, अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है। और देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लता। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अम्लता। तो देखिए धातु व क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब धातु व क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ना तो हमें इनकी अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब इनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जा रही है तो देखिए क्या होगा? सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। भाई इस हाइड्रोजन की जगह सोडियम आके जुड़ जाएगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। देखिए बच्चों जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। और ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये दुर्बल क्षारों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 उत्पन्न करते हैं। और देखिए बच्चों जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया दुर्बल क्षारों के साथ करवाई जाती है, जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इनके साथ अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं? CO2 उत्पन्न करते हैं। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यह अभिक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं जो क्षार है। तो क्या होगा? देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये H यानी OH और H मिलकर बना लेते हैं जल। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ये सोडियम आके जुड़ जाता है और सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी लवण का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है? दूसरी अभिक्रिया देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ भी लवण बनेगा। लीजिए भाई सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, लवण बन गया, लेकिन साथ में देखिए जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होगी। हमने पढ़ा है ना कि भाई दुर्बल क्षारों के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करती है तो CO2 उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये अभिक्रियाएं यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभिक्रियाएं होती है ये कहाँ काम आती है? किसी भी यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को पहचानने में। तो देखिए आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में वियोजित हो जाते हैं और जल में वियोजित होकर क्या क्या देते हैं? एक तो देते हैं कार्बोक्सिलेट ऋणायन और दूसरा देते हैं हाइड्रोनियम आयन। और देखिए ये जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन होता है अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो ये कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है ये अनुनाद के द्वारा क्या प्राप्त कर लेता है? स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए आगे। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब जल से अभिक्रिया करवाते हैं यानी जल में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। देखिए समझिए कैसे होता है भाई। जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये H, देखिए बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये जो H है
ये H प्लस के रूप में बाहर निकलता है। देखिए वापस देखिए, समझने की कोशिश करना इस सभी क्रिया को। देखिए देखिए बच्चों क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका जो H है वो H प्लस के रूप में बाहर निकलता है और H प्लस के रूप में बाहर निकलकर ये जल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अभी जल के साथ कैसे जुड़ेगा, हमें पता है कि जल में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो यहाँ पे आके ये H प्लस जुड़ जाता है और जब H प्लस और जल आपस में जुड़ता है तो बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए समझिएगा बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, देखिए ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जल में इसका वियोजन होगा, ये H प्लस के रूप में निकलेगा और हाइड्रोनियम आयन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। आया समझ में, हाइड्रोनियम आयन बन गया। और अब बाकी क्या बचा, देखिए बाकी बचेगा कार्बोक्सिलेट आयन, R C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये H तो प्लस के रूप में निकल गया तो ये O पे आ जाएगा माइनस। तो ये क्या बन गया, देखिए बच्चों ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। तो समझिएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जल में वियोजन हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो देखिए ये है कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो देखिए कैसे अनुनाद पाया जाएगा, देखिए इस पे जो ये ऋणात्मक आवेश है, ये जो माइनस आवेश है, वो अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये अनुनादी संरचना हमें प्राप्त होती है। तो ये होती है कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनादी संरचनाएं। और देखिए बच्चों ये है इसका अनुनादी संकर, जो ये संरचना है ये इसके अनुनादी संकर को बता रही है। क्लियर है, आया समझ में आपको कि किस तरीके से जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में टूटते हैं। चलें आगे, चलें। अब देखिए इस प्रक्रिया के लिए, तो देखिए बच्चों ये जो हमने ये अभिक्रिया पढ़ी है अभी, या ये कह सकते हैं कि जो ये वियोजन पढ़ा है, तो इस प्रक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक यानी K इक्विलिब्रियम, यानी साम्य स्थिरांक की हम लोग बात करें तो साम्य स्थिरांक बराबर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, अगर इस अभिक्रिया से हम साम्य स्थिरांक की बात करें तो साम्य स्थिरांक बराबर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता। ठीक है, और इसमें भाग लग जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता और जल की सांद्रता का। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए साम्य स्थिरांक यानी K इक्विलिब्रियम ये किसके बराबर हो जाएगा, H3O प्लस और ये बड़े ब्रैकेट। और देखिए बच्चों हमें पता है कि बड़े ब्रैकेट में अगर कोई स्पीशीज लिखी हुई होती है तो इसका मतलब है कि वो उसकी सांद्रता को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे सांद्रता की बात हो रही है। तो देखिए साम्य स्थिरांक बराबर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता। ठीक है, और इसमें भाग लग जाएगा जल की सांद्रता और कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस H2O को अगर हम इधर ले आते हैं, साम्य स्थिरांक और जल के गुणनफल को हम क्या बोल सकते हैं, K बेस A। देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, साम्य स्थिरांक है, जल को यहाँ पे ले आएंगे तो ठीक है, तो ये K इक्विलिब्रियम जल से क्या हो गया, गुणा हो गया। तो जब साम्य स्थिरांक और जल का जो गुणनफल होता है उसे हम बोलते हैं K बेस A। ठीक है, तो देखिए K इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लाई H2O यानी जल की सांद्रता, इन्हें बोल दिया हमने K बेस A, और K बेस A क्या होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो देखिए बच्चों K बेस A को क्या कहा जाता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक कहा जाता है। चलें आगे, चलिए। अब देखिए, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि K बेस A किसके बराबर हो गया, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, कार्बोक्सिलेट आयन की सांद्रता और इसमें भाग लग गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता का। ठीक है, तो इस तरीके से हम K बेस A ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे K इक्विलिब्रियम क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, और K बेस A क्या है, अम्ल वियोजन स्थिरांक। और देखिए आगे, सुविधा के लिए अम्ल सामर्थ्य को सामान्यतः K बेस A मान की बजाय K बेस A के मान से इंगित करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो अम्ल सामर्थ्य होती है, अम्ल सामर्थ्य को K बेस A की बजाय K बेस A के द्वारा इंगित किया जाता है। और देखिए K बेस A किसके बराबर होता है, समझिएगा। और देखिए बच्चों K बेस A बराबर होता है माइनस log K बेस A के। तो देखिए बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि K बेस A किसके बराबर होता है, माइनस log K बेस A के।
क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, किसी अम्ल का pKa का मान जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करना कि किसी भी अम्ल के लिए pKa का मान जितना कम होता है उतना ही वो क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। आगे देखिए, प्रबल अम्लों का pKa का मान 1 से कम होता है। मध्यम प्रबल अम्लों के लिए pKa का मान 1 से 5 के मध्य होता है। और देखिए, दुर्बल अम्लों के pKa का मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल अम्लों के pKa का मान 15 से अधिक होता है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों से दुर्बल लेकिन अल्कोहलों तथा फिनोलों से प्रबल अम्ल होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करना कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, वो खनिज अम्लों से तो दुर्बल होते हैं लेकिन अल्कोहलों तथा फिनोलों से क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रश्न भी बनता है कभी कभी। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इनका आयनन निम्न प्रकार से होता है। तो देखिए समझिएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयनन किस प्रकार से होगा, जल में हमने पढ़ा है। एक तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और ये बनता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आया समझ में? तो देखिए बच्चों, सभी क्रिया को वापस देख लीजिए। देखिए किस तरीके से इनका वो होगा आयनन। भाई, एक तो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए, अब हम बात करें फिनोल के बारे में। देखिए बच्चों, अगर हम फिनोल के बारे में बात करें कि फिनोल का आयनन कैसे होगा, तो देखिए समझिए, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। देखिए, ये फिनोल है और फिनोल का जब जल में आयनन होगा यानी जल में वियोजन होगा तो एक तो बनेगा ये फिनोक्साइड आयन और साथ में हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आया समझ में? तो आगे देखिए। तो देखिए, फिनोल के आयनन से प्राप्त फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन पर होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई, ये हमें कारण बताया जा रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होते हैं। तो देखिए भाई, फिनोल में क्या होता है? भाई, फिनोल के आयनन से प्राप्त जो फिनोक्साइड आयन होता है उसकी अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन पर होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाओं में ऋणात्मक आवेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर वितरित होता है। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि भाई, जो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं होती है ना, तो उसमें जो ऋणावेश होता है उसका विस्थानीकरण ऑक्सीजन परमाणु पर और साथ ही साथ कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में, देखिए बच्चों, तो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में जो ऋणात्मक आवेश है वो 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर ही वितरित रहता है। ठीक है, तो देखिए आगे। अतः फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं असमान तथा कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं समान होती है। तो देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिए। भाई, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं तो असमान होती है जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं समान होती है। और यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। तो देखिए, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। क्लियर है? आया समझ में? और देखिए बच्चों, मैं इसे आपको एक बार और समझा देती हूँ। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए इसे। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या हो गया? हमारा कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। और कार्बोक्सिलेट आयन हमें किससे प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के विघटन से, यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का वियोजन होता है। और देखिए इसमें अनुनाद देखिए बच्चों, ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश अगर इधर पाई बंद बनाने में भाग लेता है, ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। और देखिए किस तरीके से अनुनाद होगा इसमें, ये O- और डबल बॉन्ड O।
तो ये अनुनाद हमें किस में मिलेगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। इसी तरीके से अगर हम फिनोक्साइड आयन की बात करें, देखिए बच्चों ये होता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है, ये फिनोक्साइड आयन है। अब फिनोक्साइड आयन में अनुनाद को समझिए। देखिए बच्चों, ये अगर ऋणावेश इधर पाई बंध बनाने में भाग लेता है, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। तो देखिए क्या अनुनादी संरचना बनेगी, समझिएगा। यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे आ गया ये ऋणावेश और ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये ऋणावेश अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। तो देखिए अब अनुनादी संरचना देखिए, यहाँ पे आ गया ऋणावेश, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से ये ऋणावेश अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और देखिए ये अनुनादी संरचना बनेगी, यहाँ पे ऋणावेश आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखा आपने भाई, जो हमारे कार्बोक्सिलेट आयन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणावेश है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के ऊपर ही क्या हो रहा है? विस्थानीकृत हो रहा है, ठीक है भाई। ये ऋणावेश वापस इधर आएगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यानी इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। जबकि फिनोक्साइड आयन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें ऋणावेश का विस्थानीकरण ऑक्सीजन के साथ साथ जो हमारे कम ऋणात्मक जो कार्बन होते हैं, ठीक है, यानी कार्बन के ऊपर भी हो रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी अनुनादी संरचनाएं समान होती है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं समान नहीं होती। और यही कारण है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी अम्लता पर प्रतिस्थापियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन अपनयन यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह प्रेरणिक या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानीकृत करके कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपनयन यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जिन्हें हम और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं? EWG। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपनयन या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं ना, वो प्रेरणिक या अनुनादी प्रभाव के द्वारा ऋणावेश को विस्थानीकृत करके कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह, देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन दाता समूह को हम बोल सकते हैं EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भाई समझ में आया ना? देखिए वापस देखिए, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। इसी तरीके से देखिए EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो देखिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को कम कर देते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता घट जाती है। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये EWG यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो क्या होगा, जो ये कार्बोक्सिलेट ऋणायन है इसको क्या प्राप्त होगा? स्थायित्व प्राप्त होगा। जबकि देखिए जो EDG जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो देखिए बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन के पास पहले ही ऋणावेश है और ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इसके स्थायित्व में क्या आ रही है? कमी। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? अम्लता को कम करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए निम्नलिखित समूहों का अम्लता के प्रभाव को बढ़ाने का क्रम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ समूह दिए गए हैं और उनके अम्लता के प्रभाव को बढ़ाने का क्रम भी दिया हुआ है। तो देखिए फेनिल समूह, फिर उससे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो और CF3। यानी कहने का मतलब है कि इधर से इधर अगर हम जाते हैं तो इन समूह की अम्लता के प्रभाव को बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी सबसे ज्यादा अम्लता को कौन बढ़ाता है? CF3 और सबसे कम कौन करता है? फेनिल समूह।
क्लियर है? आया समझ में? तो इस चीज से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता समूह के ऊपर निर्भर करती है, यानी किस तरीके से प्रतिस्थापी के ऊपर निर्भर करती है। और देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर आपको कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए गए हैं, देखिए अगर आपको दिया गया है CF3COH, एक ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है CCl3COOH, एक आपको दिया हुआ है CBr3COOH और एक आपको दिया गया है CI3COOH। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपको 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए गए हैं और देखिए जिनमें अल्फा कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, हैलोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 फ्लोरीन समूह, यहाँ पे 3 क्लोरीन, 3 ब्रोमीन और 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लता किसकी है, तो देखिए बच्चों, ये क्रम हमने देखा है, कि फ्लोरीन अम्लता को ज्यादा बढ़ाता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इन चारों में कंपेयर करें, इन चारों की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा अम्लता होगी इसकी, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा अम्लता होगी इसकी, इससे कम अम्लता होगी इसकी सेकंड नंबर पे, इससे कम इसकी, और ये जो हमारा है ये वाला, इसकी अम्लता सबसे कम होगी। यानी अगर अम्लीय प्रवृत्ति की हम लोग बात करें या अम्लता की बात करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा और सबसे कम अम्लीय ये होगा। और कारण हमें पता है, क्योंकि देखिए हमें पता है जो फ्लोरीन है, भाई फ्लोरीन जो होता है उसकी अम्लता को बढ़ाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और आयोडीन की कम होती है। तो इस उदाहरण से आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखिए, कार्बोक्सिल समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। देखिए बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि कार्बोक्सिलिक समूह पर अगर फेनिल या वाइनिल समूह जुड़ जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए इसे। देखिए, ये कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोई वाइनिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या होगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, जिससे इस कार्बन पे आ गया प्लस, यानी इस कार्बन पे प्लस और इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। और जब ये ऋणात्मक आवेश दोबारा इधर आता है तो ये पाई बंध दोबारा इधर अपनी जगह पे आ जाते हैं। यानी हमने क्या देखा कि जब यहाँ पर वाइनिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या है, अनुनाद पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे, ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित sp2 संकृत कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। तो आया समझ में कि अगर कोई भी फेनिल या वाइनिल समूह अगर सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से जुड़ा होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति से अम्लता बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटाती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में बात करें तो वहां पे भी देखिए इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उपस्थित है तो वो तो अम्लता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह उपस्थित है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखिए, इस उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये है 4-मेथोक्सीबेंजोइक अम्ल। 4-मेथोक्सीबेंजोइक अम्ल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 4-मेथोक्सीबेंजोइक अम्ल को, तो देखिए जो ये समूह है OCH3, जो ये समूह है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है। और ये देखिए, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, इसमें कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ। और ये क्या है, 4-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, यानी ये नाइट्रो समूह है, जो कैसा समूह होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम इन तीनों की अम्लता की बात करें तो देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा अम्लता होगी इसकी अम्लता सबसे ज्यादा, इससे कम बेंजोइक अम्ल की, और सबसे कम अम्लता होगी 4-मेथोक्सीबेंजोइक अम्ल की। और देखिए इनके pKa के मान देखिए, इसके pKa का मान है 4.46, इसका देखिए pKa का मान है 4.19 और इसके pKa का मान है 3.41। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, हम दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं क्या है, कार्बन और OH बंध विदलन की अभिक्रियाएं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनहाइड्राइड का विरजन। ठीक है, तो देखिए आगे,
कार्बोक्सिलिक अम्लों को खनिज अम्लों जैसे H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनता है। तो देखिए बच्चों, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को खनिज अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, संगत एनहाइड्राइड। तो देखिए इस अभिक्रिया को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, ये हमारे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये कौन सा अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। और एथेनोइक अम्ल को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, या तो H2SO4 की उपस्थिति में या P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये H और इसका OH, यानी कहने का मतलब है यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और देखिए एथेनोइक एनहाइड्राइड का क्या होगा, निर्माण। क्लियर है? आगे देखिए दूसरी अभिक्रिया देखिए, एस्टरीकरण। देखिए बच्चों, एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सांद्र H2SO4 या HCl गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल या फिनोल के साथ करवाने पर संगत एस्टर बनते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अम्ल की उपस्थिति में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच में क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं और संगत एस्टर का निर्माण होता है। इसे एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण। तो देखिए अभिक्रिया समझिए। देखिए बच्चों ये अभिक्रिया है, भाई ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये अल्कोहल है, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए ये OH और ये H जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये एस्टर का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए इसकी क्रियाविधि। तो देखिए बच्चों एस्टरीकरण की क्रियाविधि को समझिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का अल्कोहलों के साथ एस्टरीकरण एक प्रकार की नाभिक रागी एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों ये जो एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है ये एक प्रकार की क्या है, नाभिक रागी एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए कार्बोनिल समूह की ऑक्सीजन के प्रोटोनन से कार्बोनिल समूह अल्कोहल के नाभिक रागी योजन के लिए सक्रिय हो जाता है। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, एक बार समझिए। भाई ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसी अल्कोहल के साथ में और अभिक्रिया हो रही है अम्ल की उपस्थिति में, यही तो है एस्टरीकरण। इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो ये अम्ल है, अम्ल का H प्लस इस जो ये कार्बोनिल समूह है, ये जो कार्बोनिल समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, इसके ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। तो जब इससे जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। इससे क्या होता है, जो ये कार्बोनिल समूह का जो ये कार्बन है ये अल्कोहल के नाभिक रागी योजन के लिए सक्रिय हो जाता है। यानी आप देखिए इस पे क्या होगा, अल्कोहल इधर से अब ऑक्सीजन की तरफ से अल्कोहल इस पे क्या करती है, आक्रमण करती है और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे आगे, इसको और पढ़ेंगे। तो देखिए तथा चतुष्फल के मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक चतुष्फल के मध्यवर्ती का निर्माण। तो देखिए समझिए आगे। देखिए चतुष्फल के मध्यवर्ती में एक प्रोटॉन का स्थानांतरण हाइड्रोक्सिल समूह को OH2 प्लस समूह में परिवर्तित कर देता है, जो एक अच्छा अवशिष्ट समूह होता है तथा उदासीन जल के अणु के रूप में विलोपित हो जाता है। ठीक है, और अंततः प्रोटोनित एस्टर प्रोटॉन को त्याग कर एस्टर बनाती है। तो देखिए समझिए इसे क्या होता है। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को अच्छे से समझिए कि किस तरीके से ये क्रियाविधि संपन्न होती है। तो देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहले ये H जो है वो इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, इस प्रोटोनित हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे H आके जुड़ा तो ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया। और अब इस कार्बन पे देखिए अल्कोहल अपने इस ऑक्सीजन की तरफ से ये क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। जैसे ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का प्लस आवेश खत्म हो गया और देखिए यहाँ पे ORH ये अल्कोहल समूह जुड़ गया और इसमें ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो H है ये अपने इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके यहाँ से तो हट जाएगा और इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा।
तो देखिए क्या होगा, जब ये H प्लस के रूप में इस ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन का प्लस आवेश तो हो जाएगा खत्म और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस आवेश। तो देखिए क्या हुआ, समझिए, ये H प्लस यहाँ से हटा और इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया, इस ऑक्सीजन का प्लस आवेश खत्म, ठीक है, और इस पे आ गया प्लस आवेश। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये जो बनता है इसे क्या बोलते हैं, चतुष्फल के मध्यवर्ती, और इस चतुष्फल के मध्यवर्ती में प्रोटॉन का स्थानांतरण होके इस मध्यवर्ती का क्या होता है, निर्माण। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अगर इधर आएंगे तो ये जल का अणु, यहाँ से ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और देखिए इस तरीके से प्रोटोनित एस्टर का निर्माण होता है जिसमें ऑक्सीजन पे प्लस आवेश होता है। और अब ये क्या करेगा, इस H प्लस को त्याग देगा, और जैसे H प्लस निकल गया माइनस H प्लस, एस्टर का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, तो ये क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए आगे। अब तीसरा देखिए, PCl5 PCl3 एवं SOCl2 के साथ अभिक्रिया। तो देखिए समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 अथवा थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ करवाने पर इनका हाइड्रोक्सिल समूह क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखिए अभिक्रिया को समझिए, यहाँ पे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, इस OH समूह की जगह ये Cl समूह आके जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। और ये देखिए PCl3 और ये HCl। क्लियर है? ऐसे आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए ये अभिक्रिया भी होगी, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, PCl3 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, लीजिए एसिड हैलाइड बन गया ये, ठीक है, और ये H3PO3 बाहर निकल गया। और इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये एसिड क्लोराइड बन गया, साथ में SO2 और HCl। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, यहाँ थायोनिल क्लोराइड को वरीयता दी जाती है क्योंकि इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं। क्लियर है बच्चों ये अभिक्रियाएं? चलिए आगे देखिए। अब देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा अमोनियम लवण बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनियम लवण, जो अधिक उच्च ताप पर गर्म करने से एमाइड बनाते हैं, यानी जिन्हें और गर्म किया जाता है तो एमाइड बनते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझिएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम अमोनिया से करवा रहे हैं तो सबसे पहले बनेगा अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, यानी जो NH3 अमोनिया है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी और अमोनियम एसीटेट बनेगा। और जब इसे गर्म किया जाएगा तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा एसीटेमाइड। ठीक है, देखिए आगे। इसी तरीके से देखिए ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने अमोनिया से करवाई, सबसे पहले बन गया अमोनियम बेंजोएट। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा। देखिए तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या बना, अमोनियम बेंजोएट बन गया, और जब अमोनियम बेंजोएट को गर्म किया जल का अणु बाहर निकल गया और ये बन गया हमारा बेंजामाइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए बच्चों, ये थैलिक अम्ल है। देखिए इस अभिक्रिया को भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, थैलिक अम्ल, इसे कहा जाता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया हम अमोनिया से करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनियम थैलेट। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अमोनियम थैलेट बनेगा। इस अमोनियम थैलेट को जब हम गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे जल के दो अणु बाहर निकलेंगे। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, जल के दो अणु बाहर निकलेंगे और ये बन गया थैलेमाइड। और थैलेमाइड को अगर और गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से इन दोनों जगह से अमोनिया बाहर निकलेगी और हमें प्राप्त होगा थैलीमाइड। थैलेमाइड से क्या बन गया, थैलीमाइड। क्लियर है? आगे देखिए। अब तीसरी अभिक्रियाएं देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं।
तो देखिए बच्चों, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए अपचयन। तो देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा डाइबोरेन से करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए अभिक्रिया को समझिए भाई, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे अपचयन करवा रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अपचयन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अथवा डाइबोरेन से, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल। ठीक है, आगे देखिए दूसरी अभिक्रिया देखिए वी कार्बोक्सिलन। तो देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम यानी NaOH तथा CaO इन दोनों का मिश्रण होता है 3:1 में। तो देखिए NaOH तथा CaO 3:1 के अनुपात में, इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर CO2 निकल जाती है एवं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वी कार्बोक्सिलन कहलाती है। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है, सोडा लाइम के साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो लीजिए भाई Na2CO3 और ये RH, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखिए समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हुआ क्या, CO2 बाहर निकल गई ना। भाई कहने का मतलब है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में से CO2 बाहर निकल गई है, इसीलिए इसे कहा जाता है वी कार्बोक्सिलन। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन द्वारा वी कार्बोक्सिलन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवण होते हैं ना, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन द्वारा भी हम वी कार्बोक्सिलन कर सकते हैं। और देखिए इसमें निर्मित हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल में उपस्थित एल्किल समूह के कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है। देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन निर्मित होता है उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल में उपस्थित एल्किल समूह के कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है और इसे कहा जाता है कोल्बे वैद्युत अपघटन। और देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वी कार्बोक्सिलन या कोल्बे वैद्युत अपघटन, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होता है, एक बार इसे समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, कोल्बे विद्युत अपघटन को समझने की कोशिश करना। तो देखिए ये किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सोडियम लवण है। भैया कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, जब इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो देखिए किस तरीके से टूटता है ये, एक तो बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, और एक बन गया ये Na+। अब देखिए बच्चों, जब वैद्युत अपघटन किया गया है तो ये तो कहाँ जाएगा, कार्बोक्सिलेट जो ऋणायन बना है ये तो जाता है एनोड पर। कहाँ जाता है, एनोड पर। और ये सोडियम आयन कहाँ जाता है, कैथोड पर। तो देखिए एनोड पे क्या अभिक्रिया होती है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, एनोड पे क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन जब एनोड पर जाता है, देखिए कार्बोक्सिलेट ऋणायन जब एनोड पे जाता है तो वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, क्लियर है, और ये क्या बन गया, मुक्त मूलक बन गया, ये मुक्त मूलक बन गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बंध का समाक्ष विखंडन होता है और इससे बन जाता है एक तो R मूलक और बनती है CO2 गैस। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो देखा आपने भाई एनोड पे क्या हुआ, कार्बन डाई गैस बाहर निकल गई। और देखिए जो दो ये मूलक होते हैं, भाई दो जो ये R रेडिकल होते हैं, ये जो R मुक्त मूलक बने हैं, ये आपस में जुड़ के तो देखिए उच्चतर हाइड्रोकार्बन का क्या कर लेते हैं, निर्माण। तो ये तो बन गया एनोड पे। और देखिए बच्चों कैथोड पे क्या होता है, भाई कैथोड पे ये सोडियम प्लस, ये जो सोडियम प्लस है ये कैथोड पे जाता है। क्या होगा भाई, कैथोड पे ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बदल जाता है सोडियम धातु में, और हमें पता है कि भाई वहां पे जल भी उपस्थित है। भाई हम जलीय विलयन का ही तो वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी तो था, भाई होता क्या है, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु के लवण होते हैं उनके जलीय विलयन का हम वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जल भी है, तो जो ये सोडियम है, जो ये सोडियम बन गया, ये जल के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो NaOH बन जाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए ये अभिक्रिया हमारे कहाँ संपन्न होती है, कैथोड पे। यानी एनोड पे तो देखिए CO2 गैस बाहर निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है।
क्लियर है? आया समझ में आपको ये कॉल्बे वैद्युत अपघटन? और देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये वी कार्बोक्सिलन या कॉल्बे वैद्युत अपघटन पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब चौथे प्रकार की अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और देखिए पहली देखिए हैलोजनन, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है, लाल फास्फोरस की अम्ल मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसे हेल-फोलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवा रहे हैं? हैलोजन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो एक्स है वो क्या क्या हो सकती है? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो देखिए हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी यहाँ अल्फा स्थिति से, यानी जो अल्फा कार्बन है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है और हैलोजन आके जुड़ जाती है। इसे कहा जाता है हेल-फोलार्ड जेलिंस की अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा देखिए वलय प्रतिस्थापन। तो देखिए बच्चों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब देखिए हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और देखिए इसमें कार्बोक्सिल समूह एक निष्क्रियक एवं मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया देखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए बच्चों बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। इसका नाइट्रीकरण करवा रहे हैं और देखिए मेटा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ जाता है और बनता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम Br2 के साथ करवा रहे हैं FeBr3 की उपस्थिति में, हैलोजनन करवा रहे हैं। और देखिए मेटा स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ गई, ये बन गई मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गई वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक AlCl3 एक लुईस अम्ल है जो कार्बोक्सिल समूह से जुड़ जाता है और अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर पाता। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। देखिए बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि इस अभिक्रिया में काम आने वाला जो उत्प्रेरक है AlCl3 वो एक लुईस अम्ल होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ जाता है और अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर पाता। क्लियर है? तो चलिए आगे। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली है और अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग के बारे में। तो देखिए मेथनोइक अम्ल रबर, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में उपयोग में आता है। दूसरा देखिए एथनोइक अम्ल विलायक के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए हेक्सेन डाइओइक अम्ल का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण में होता है। बेंजोइक अम्ल की एस्टरों का उपयोग सुगंध द्रव्यों में होता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। और लास्ट देखिए उच्चतर वसीय अम्लों का उपयोग साबुन व अपमार्जकों के उत्पादन में किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है और आज हम लोगों ने देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर लिया है। तो देखिए बच्चों इन रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।